तो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का पेपर, जो कि एक सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और इस पेपर को हम देखने वाले हैं और इस पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे। आपके माइंड में एक बात आ रही हो कि सर क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में ही आएंगे, लेकिन आएगा, मतलब एक लेवल आपको समझ में आ जाएगा और उस लेवल से आप अपनी तैयारी बेटर कर सकते हो, और साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर इस लेवल का पेपर होगा तो क्या हम उस पेपर को कर पाएंगे। तो आपको इस पेपर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो आपके इस अच्छे स्कोर के लिए एक मेन रोल प्ले करेगा। ऐसे सैंपल पेपर हम पर सब्जेक्ट 10 करने वाले हैं। जैसे बायोलॉजी का हम 10 सैंपल पेपर लगाएंगे और केमिस्ट्री का यहां पर 10 सैंपल लगाएंगे, और 10th क्लास के लिए हम साइंस का भी 10 सैंपल पेपर लगाएंगे विथ सॉल्यूशन। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा जो कि आपके माइंड में है कि सर क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो बेटा, इस पेपर को आप जरूर सोल्व करिएगा। मैं भी इस पेपर को सोल्व करके आपको बताने वाला हूं, आप भी अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास अब कम समय है, अब हमारे पास जितना भी समय है उसके लिए 100% लगा दें और अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके बेटा। अपन इसका अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जो अभी अपन ने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, अब उसको हम 1 to 1 कर रहे हैं। मैं आपको पूरे यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर पूरे क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद हम 4 नंबर का अगले वीडियो में करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन भी खत्म करेंगे और 4 वो। तो स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन। जो अभी अपन ने क्वेश्चन पेपर देखा उसका अब हम आंसर देखते हैं। देखो बेटा, जैसे वहां पर पहला क्वेश्चन था फिलअप, उसमें ये बोला था कि एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स। किस प्रकार का फ्रूट्स है? तो बेटा देखो ध्यान से समझना, वो पॉम फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है बेटा? वो पॉम फ्रूट है, लेकिन याद रखिएगा उसको हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, है ना। कई बच्चे इसको बोलेंगे फॉल्स, तो फॉल्स भी होता है और पॉम फ्रूट भी होता है। सेकंड है occurrence ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड, कि भैया याद रखिएगा किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होता है तो उसको हम पॉली एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉली एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। उसके बाद है इनर ग्लैंडुलर ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड, तो उस अंदर वाली लेयर को, यूटेरस के अंदर इनर ग्लैंडुलर लेयर को हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है। भैया 7 साल तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, कंडक्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिन्होंने पी प्लांट पर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद बेटा कैनेबिस सटाइवा रेजिन वाले प्लांट में हम देखते हैं कि कैनेबिस सटाइवा प्लांट कौन है? वो रेजिन है। ओके, उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, भैया एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट बनता है। कैसा बनता है बेटा? अपराइट बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं वन वर्ड वाले की। तो जो क्वेश्चंस है उसमें ऑटो इम्यून डिसीज जो थी वो, उसका नाम होगा वो डिसीज का कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द टाइफॉइड। विडल टेस्ट होता है बेटा। कौन सा टेस्ट होता है? विडल टेस्ट होता है। थर्ड है नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग तो भैया यहां पर याद रखिएगा डेथ पॉपुलेशन इन ड्यूरिंग इन गिवन पीरियड, तो उसको मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। किसी पॉपुलेशन में से जब डेथ रेट ज्यादा होती है तो उस समय मॉर्टेलिटी रेट उसको कहते हैं ना, उस पीरियड को। वन हॉट स्पॉट ऑफ इंडियन, वेस्टर्न घाट को एक ऐसा इंडियन हॉट स्पॉट कहा जाता है जो कि वेस्टर्न घाट है। मॉलिक्यूलर सीजर बेटा कौन है?
भाई डीएनए को काटने वाला कैंची का काम करता है कि एंजाइम, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि पूरा नाम अगर बोलोगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ओके बेटा, चलो उसके बाद फोर्थ का क्या है बट वो पहली ट्रांसजेनिक काउ थी डेजी। डेजी काउ का नाम भैया, उस काउ का नाम डेजी रखा गया, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक थी। आर्टिफिशियल तरीके से इस काउ को पैदा किया गया था टेक्निक के द्वारा, बायोटेक्निक के द्वारा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और वहां पर हम चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हुज गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी जो दी थी ना, वो किसने दी थी बेटा? सटन बोरी ने दी थी। किसने दी थी? सटन बोरी ने दी। बीटी पॉइजन इज फॉर्म। बीटी पॉइजन किससे बनाया जाता है? बैसिलस थ्योरोजेनेसिस के द्वारा। इनएक्टिव सेट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इनएक्टिव फेज को क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। भाई जो स्टोरेज रूम होते हैं उसमें जो सीड को स्टोर करके रखा जाता है, उसमें डोरमेंसी पीरियड में तो रखा जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? सीड को डोरमेंसी पीरियड में कर देते हैं, उसमें केमिकल का छिड़काव करते हैं, तो वो कौन सी उसमें आता है? इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है, तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा। Which bacteria convert milk into curd? तो भैया दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। कौन होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस होता है। Which the following gives nutrition of डेवलपिंग pollen grain? pollen grain डेवलपिंग किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा होती है। किसके द्वारा बेटा? टेपिटम के द्वारा होता है। All the animals depend on plants directly indirectly for their food is called। भैया एनिमल जो कि प्लांट और मतलब प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? उसको कंज्यूमर। उसके बाद ग्रुप, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। भैया ऑर्गन और टिश्यू का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? स्टेम सेल के द्वारा। हमारी बॉडी में स्टेम सेल के द्वारा हम क्या करते हैं? टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। चलो उसके बाद हम बात करते हैं मैचअप की। तो मैचअप आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन पेपर में भी मैचअप आपको दिखाया नहीं था, लेकिन ये आंसर यहां पर लगे। करेक्ट आंसर मैचअप है ये, है ना? किसका क्या है आप देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, है ना? ये करेक्ट मैंने मैचअप कर लिया है ना? चलो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की बेटा। यहां से आप 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान समझना बेटा, अपन पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीकेंड पर आपको कंप्लीट एक सिंपल पेपर हो जाना चाहिए। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन किसे बोलते हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन किसे बोलते हैं? ध्यान से देखो बेटा, क्या बोला गया कि ट्रिपल फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट में होती है, फर्टिलाइजेशन की मेथड है। इसमें होता है कि एक मेल गैमेट, कौन बेटा? एक मेल गैमेट फ्यूज होता है। किससे फ्यूज होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई से। अगर याद हो तो जैसे ये एम्ब्रियो है, इसमें आप आपको देखोगे 2 यहां न्यूक्लियाई होता है, यहां पर सिनर्जिड सेल्स और एक सेल होती है। तो जब यहां से कौन आता है भाई? कौन आता है? मेल गैमेट आता है। तो एक मेल गैमेट तो क्या होता है? इन 2 मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई से क्या करता है? फ्यूज होता है। तो ये कहां होता है? ये कहां? ओव्यूल में होता है ना। तो इन द ओव्यूल फॉर्मिंग तो क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड सेल बनती है। मतलब ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है कब? जब एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बनती है, और यही डेवलप होने के बाद एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें बेटा? एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इस डेवलपिंग प्रोसेस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका और वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। और वाला क्वेश्चन कौन सा था बेटा? व्हाट इज इमास्कुलेशन? इमास्कुलेशन क्या प्रोसेस है भाई? इमास्कुलेशन प्रोसेस आपको याद होगी, पॉलिनेशन की वो प्रोसेस है। जैसे मान लो ये एक फूल है, फ्लावर। मान लो ये एक फ्लावर है बेटा। क्या करें हम? एक फ्लावर बना दें। चलो एक फ्लावर बना देते हैं भैया। ये एक फ्लावर है, मैं इसे सिंपल सा बना देता हूं। ये एक फ्लावर है, इसमें ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका फीमेल, यहां एंथर लगे हैं, यहां एंथर लगे, ये एंथर लगे हैं, ये स्टिग्मा है, ये एंथर लगे हैं। अब एक बात समझो कि भैया ये पॉलिनेशन, ये एंथर टूट के इस स्टिग्मा पर आ सकते हैं, और हम नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे? इन एंथरों को यहां से हटा देंगे, मेल पार्ट को यहां से हटा देंगे। दिस प्रोसेस इज इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन इज द रिमूवल और लॉस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एंथर कौन है? फ्लावर का, एंजियोस्पर्म फ्लावर का क्या है? मेल पार्ट है। उस मेल पार्ट को हटा देना ताकि हम हमारे अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन करवा पाए, क्योंकि ये एंथर हम नहीं चाहते कि स्टिग्मा पर पहुंचे, किसी दूसरे फ्लावर का एंथर हम चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ का इस फ्लावर का मेल पार्ट को रिमूवल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को ही तो बोलते हैं हम इमास्कुलेशन। इट कैन आल्सो रिफर टू द लॉस ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और पावर। इससे क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते ना बार बार यही से पॉलिनेशन हो, जैसे फूल और कमजोर हो जाए ना, फ्लावर कमजोर है, हम नहीं चाहते सर। इस मेथड को हम करते हैं, तो इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन मेथड। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ए पार्चुराइजेशन। भैया जब मां बच्चे को जन्म देती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुराइजेशन। पार्चुराइजेशन इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है भाई? देखो बेटा, जब मां बच्चे को जन्म देती है, याद रखिएगा, पार्चुराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो स्पेशली द सीरीज ऑफ इवेंट, ये इवेंट्स होता है, एक सीरीज होती है जो कि थ्रू विच एन एनिमल्स और ह्यूमन डिलीवर्स ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द यूटेरस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। भैया जब किसी एनिमल के द्वारा या इंसान के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा एक ऑफिस रिंग को डिलीवर किया जाता है यूटेरस वॉल से इस दुनिया में,
जब वो पैदा होता है तो उस प्रोसेस को ही तो पार्चुराइजेशन बोलते हैं। ये इंसान के अंदर भी होती है और जानवर के अंदर भी होती है, मतलब एनिमल के अंदर। हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखोगे तो ये 3 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। मतलब अगर हम इन ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें, पार्चुराइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, 3 स्टेज में होती है बेटा। एक होती है अर्ली लोबर, एक्टिव लोबर एंड द डिलीवर ऑफ द प्लेसेंटा। ये 3 स्टेज है, याद रखिएगा। अर्ली लोबर, एक्टिव लोबर एंड द डिलीवर ऑफ द प्लेसेंटा। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 स्टेज में होने वाली प्रोसेस है जिसको हम पार्चुराइजेशन बोलते हैं। चलो, उसके बाद था व्हाट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कोलेस्ट्रम क्या है। देखो, आपने एक बात सुनी होगी, डॉक्टर अक्सर क्या बोलता है कि भैया जब मां बच्चे को जन्म देती है तो जन्म लिए हुए बच्चे को, न्यू बॉर्न बच्चे को उसकी मां का मिल्क दिया जाता है। और डॉक्टर बोलता है कि पहली बार जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस समय उसको मां के दूध की सख्त जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है तो देखो, वो इसलिए जरूरत होती है कि कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय mammals including humans immediately after childbirth. It is thick, yellowish and rich in antibodies, nutrients and growth factors that help protect and nourish the newborn. भैया मैमल्स के द्वारा या ह्यूमन बीइंग के द्वारा, वे इंसान की बात कर रहे हैं, जब वो बच्चे को जन्म देता है तो उसके पास, मतलब उसमें मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, दूध का प्रोडक्शन होता है। और वो जो दूध होता है जब मां बच्चे को जन्म दे देती है तो वो बड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है, येलो कलर का होता है और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज की होती है हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बाहरी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, है ना। तो एंटीबॉडी चाहिए, तो एंटीबॉडी उसमें होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं एंड वो ग्रोथ फैक्टर भी उसमें प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करते हैं उस न्यूबॉर्न बेबी के प्रोटेक्शन के लिए भी, और उसको न्यूट्रीमेंट मतलब न्यूट्रिशन दे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो ग्रोथ करे, उसमें डेवलपिंग हो, उसके लिए उस मिल्क में बहुत सी ऐसी चीजें मिली होती है। ऐसे दूध को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ओके बेटा, चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सजेस्ट रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन आपको बताना है भाई, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है। भाई इसका कारण देखो, इसका कारण है 2 सजेस्ट हैं रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के 2 कारण है। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, भाई अच्छे से इलाज होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर फील्ड में ज्यादा अच्छे से एडवांस लेवल पर अगर मेडिकल फील्ड चली जाए, मतलब एक हेल्थ केयर एडवांस हो जाए तो अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, उनका सिग्निफिकेंट लोअर डेथ रेट घट, मतलब सीधी सी बात है, जब अच्छे से इलाज होगा तो मृत्यु दर, मतलब जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई डेथ रेट घट जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब तो वही है ना, इसका मतलब यही तो है कि भाई एडवांस इन मेडिकल केयर में एडवांस हो जाए, सैनिटेशन हो जाए, उनका न्यूट्रिशन मिले प्रॉपर्ली, सिग्निफिकेंटली लोअर डेथ रेट, जिससे डेथ रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्पेशली मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, दिस हैज रिजल्टेड, तो क्या रिजल्ट होगा, इन मोर पीपल्स लिविंग लॉन्गर लाइफ। तो इंसान ज्यादा जिंदगी जीने लगेगा, ज्यादा समय जीवित रहेगा, और ज्यादा समय जीवित रहेगा तो कंट्रीब्यूशन तो होगा ना पॉपुलेशन ग्रोथ में, क्योंकि इंसान मरेंगे कम, पैदा ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी। चलो, और भी कारण दूसरा ये होगा, हाई बर्थ रेट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होना, हाई बर्थ रेट भी इसका कारण होता है। इसका कारण मेन रीजन क्या हो, इन मेनी रीजन। हाई बर्थ रेट का मेन रीजन क्या हो सकता है, कल्चर। भाई हर एक कल्चर में अपना एक वो रहता है ना। और दूसरा सोशल क्या कहता है, समाज क्या कहता है, अरे यार तुम्हें तो 3 लड़की हो गई, तुम्हें लड़का चाहिए, क्योंकि लड़का होगा तुम्हारे वंश को संभालेगा, है ना। बच्ची तो लड़की तो क्या होगी, दूसरे के घर चली जाएगी, तो उस वंश के बचाने के चक्कर में और हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना, तो लड़की फिर हो जाती है ना। लेकिन ये सब हमारे भ्रम होते हैं, लड़का आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़की ही बेटर है ना। बट हमारा कल्चर सोशल यही कहता है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है जो कि इंकरेज लार्ज फैमिलीज, जो कि लार्ज फैमिली इंक्रीज करने में कारण बन जाता है। लैक ऑफ एसेस भाई टू कॉन्ट्रसेप्शन, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल कम हो जाना, क्योंकि भाई नॉलेज नहीं रहेगा कि बच्चे और होना क्या हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसका अगर नॉलेज नहीं, एजुकेशन होगी तो नॉलेज होगा। और मेनली इसमें वुमेन ऐसा होता है, स्पेशली उनके अंदर एजुकेशन की कमी होती है, जिससे कि क्या हो जाता है, हाई बर्थ रेट हो जाता है, जिससे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और भैया बर्थ रेट इतना हाई हो जाएगा तो भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। तो ये भी दूसरा कारण होगा पॉपुलेशन बढ़ाने का, एक्सप्लोजन होने का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट द नेम। इसके बाद भैया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का नाम क्या है, तो ये 2 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है और आपको ये याद रख लेना है ना। तो 2 एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो कि आपको याद रखना है, पहला ये, दूसरा ये। अच्छे से देखो ध्यान से, है ना, जल्दी जल्दी हम खत्म करना, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज ए बीओडी। व्हाट इज ए बीओडी, बीओडी क्यों भाई, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बेटा ध्यान से समझना, बायो ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो मान लो हम इसको कैसे पता करेंगे,
इट इज अ, ध्यान सुना क्या बोला, ये बोलना चाह रहा है बीओडी का मतलब फुल फॉर्म तो समझ में आ गया। अब है कि इट इज एन मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। भैया पानी में कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, मैटर होता है, उनको डिकम्पोज किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है पानी शुद्ध करने के लिए। वो ऑर्गेनिज्म करते हैं, कौन करते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो भैया उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, तो तभी तो वो काम करेगा भाई, तभी तो डिकम्पोजिशन करेगा। अब मान लो वो पॉल्यूशन वाला वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, मतलब गंदा पानी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पर उसको ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाएंगे। तो जहां पर पॉल्यूटेड वाटर होगा वहां पर ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन डिमांड इसलिए ज्यादा होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे और ज्यादा समय लगेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया BOD इज यूज टू असेस द ऑर्गेनिक पॉपुलेशन लेवल इन वाटर बॉडीज। भैया जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पर जरूरत भी ज्यादा होगी BOD की, मतलब वहां BOD घट जाता है, कम होगा BOD, सॉरी BOD बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन केमिकल डिमांड बढ़ जाएगी विथ हायर BOD इंडिकेटिंग अ हायर लेवल ऑफ कंटामिनेशन एंड पॉपुलेशन। भैया BOD ज्यादा होने के कारण, मतलब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होने पर हम ये इंडिकेशन समझ सकते हैं या समझ में आ सकता है कि वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कंटामिनेशन है, वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी और वहां ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां बढ़ जाएगी, है ना। तो ये BOD का मतलब है। बात समझ में आ गई? फिर अगेन बोल रहा हूं, जहां पोल्यूटेड वाटर होगा वहां पर BOD ज्यादा होगी, जहां पोल्यूटेड वाटर नहीं है, प्योर वाटर है, मतलब BOD कम है, तो हम जहां BOD की डिमांड ज्यादा समझ जाएंगे वहां पर पानी गंदा है, जहां BOD कम है मतलब वहां समझ जाएंगे पानी प्योर है। ओके, तो इस बात को आप समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ गंगा एक्शन प्लान? भैया गंगा एक्शन प्लान हर गवर्नमेंट आती है, इसी प्लान को लेकर आती है, लेकिन पेपर पर, है ना, जमीनी हकीकत नहीं हो पाती है। चलो, तो व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान क्या है? इस गंगा एक्शन प्लान को गैप भी बोलते हैं। गैप इज, या मतलब गंगा एक्शन प्लान इज इनिशिएशन या इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986। भैया शुरुआत में जब इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम 1986 में इसको लॉन्च किया था। क्यों? रिड्यूस पॉल्यूशन, गंगा के पानी को शुद्धिकरण के लिए, उसकी जो पॉल्यूशन उसमें फैला हुआ था उसको कम करने के लिए, एंड इंप्रूव द वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए गंगा रिवर में गंगा रिवर के लिए एक गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था। उसका टारगेट क्या? इट फोकस्ड ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। भाई फोकस क्या था? ये जो गंदा शहरों का पानी है, गंदा कचरा है, पानी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, सीवेज का पानी गंगा नदी में मिलने से रोका जाए, एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, भैया पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ताकि भैया हम क्या करते, गंगा को पॉल्यूटेड होने से रोक सकते। यही तो एक प्लान बनाया था 1986 में। तो 1986 में पहली बार गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसका मकसद था कि पानी को, गंगा नदी के पानी को शुद्ध किया जाए, पॉल्यूटेड होने से रोका जाए। उसके लिए कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया गया और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाई गई। ठीक है बेटा। उसके बाद अगली बात करते हैं, व्हाट इज ए क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है बच्चों? देखो बेटा, ध्यान समझना बेटा, क्लोनिंग क्या है भाई? क्लोनिंग का मतलब ही होता है कि ऐसी प्रोसेस जिससे एक नई जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज तैयार किया जाए, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जेनेटिकली, है ना, और वो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन उस एक ऑर्गेनिज्म से किया जाए, इस मेथड को बोलते हैं क्लोनिंग। ये याद रखिएगा, डीएनए सेगमेंट में एक डीएनए से नया सेगमेंट बनना, ये भी एक प्रोसेस ही होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो क्लोनिंग है वो अलग अलग होती है भाई, 3 टाइप से क्लोनिंग होती है ना। तो याद रखिएगा, जैसे जीन क्लोनिंग है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग प्रोसेस भी है। तो ये अलग अलग क्लोनिंग मेथड, जो कि एक आर्टिफिशियल थ्रू द साइंटिफिक टेक्निक्स, भाई साइंटिस्ट के द्वारा एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सोमेटिक सेल्स न्यूक्लियर ट्रांसफर और क्लोनिंग इज यूज। अच्छा, क्लोनिंग का इस्तेमाल कहां किया था? मेडिकल फील्ड में किया था भाई, एग्रीकल्चर फील्ड में। आजकल देखो नए नए पेस्टिसाइड बनाए जा रहे हैं, नई नई क्रॉपिंग का तैयार की जाती है ना, नई नई क्रॉपिंग करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। किसके द्वारा बेटा? यही मेथड के द्वारा, इसी मेथड के द्वारा। तो इस फील्ड का इस्तेमाल किया था मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और रिसर्च के फील्ड में। किसका बेटा? क्लोनिंग मेथड का, क्लोनिंग मेथड का। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ए क्राइजिन? क्राइजिन क्या है भाई? क्राइजिन किसको बोलते हैं भाई? एक बात ध्यान रखना, क्राइजिन, इसको क्रिस्टल जीन भी बोलते हैं। क्राइजिन मतलब क्रिस्टल जीन इज जीन ऑफ फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। कहां होता है? एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, primarily Bacillus thuringiensis, बीटी के नाम से जाना जाता है। बीटी कोटन अभी अपन ने पढ़ा है। इट
इनकोड्स फॉर क्राई प्रोटीन, इसको क्राई प्रोटीन के लिए इनकोड किया गया है, आल्सो नॉन एज द, इसको एंडोटॉक्सिन भी कहा गया। ध्यान समझना, फिर बोल रहा हूं, द क्राइजीन इज ए क्या, एक बैक्टीरिया से रिकवर किया गया या बैक्टीरिया से निकाला गया जीन होता है। ये एक समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? चलो मैं फिर बोल रहा हूं भैया, क्राइजीन है, क्राइजीन एक ऐसा जीन है जो बैक्टीरिया से निकाला गया जीन है। ये प्राइमरली बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है बीटी कॉटन डिसीज के लिए। और याद रखिए, क्राई प्रोटीन जो होता है इसको एंडोटॉक्सिन कहा गया, एंडोटॉक्सिन कहा गया। ये क्या करता है, विच आर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन के रूप में काम करता है, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए, क्योंकि ये उस फसल को नष्ट कर देते हैं इंसेक्ट, तो उन इंसेक्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए एंडोटॉक्सिन जीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्राइजीन है ये क्या करता है, उस फसल को नष्ट होने से रोक लेता है। दिस प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द sporulation in the bacteria and form crystal like inclusions। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ एड्स। भैया एड्स के कॉजेज क्या हैं, एड्स के कारण क्या हैं? तो द टू प्राइमर केसेस कॉजेज ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। भैया एड्स एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो कि इंसान को एक बार हो जाए तो वो बच नहीं सकता। तो उसके प्रोटेक्शन क्या है, पहले तो कॉजेज देख लो कि भैया एचआईवी इन्फेक्शन, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। भैया एचआईवी वायरस का नाम है जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जो कि उसको कमजोर कर देता है। भैया ये हमारी बॉडी में काफी समय तक पड़ा रहता है, उसके बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, और कुछ समय बाद, है ना, ये एचआईवी वायरस का नाम है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, एचआईवी कैसे ट्रांसमिटेड होता है बेटा, ये बहुत तेजी से फैलने वाला है वायरस होता है। इसके अलग अलग मोड हो सकते हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन अफेक्टेड पर्सन। भाई किसी ऐसा पर्सन जो कि एड्स से अफेक्ट है और यदि उसके कांटेक्ट में आकर सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया जाए तो उसको वो बीमारी हो सकती है। या दूसरा कारण है भैया, जो इन्फेक्ट पर्सन होगा उसके द्वारा यूज नीडल्स या सीरीज, अगर वो किसी दूसरे पर्सन, हेल्दी पर्सन में अगर वो यूज कर ली जाए तो एचआईवी वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है ब्लड के थ्रू, है ना। दूसरा ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, अगर किसी मदर को एड्स है और उसका बेबी उसकी कोख में पल रहा है तो बच्चा जन्म के बाद उसको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, या माँ के पेट में पल रहे बच्चों को एड्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। या फिर माँ को अगर एड्स है और बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी ऐसा हो सकता है, एड्स फैलने के ये भी चांसेस हैं। चलो उसके बाद राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के फैलने के कारण क्या है वो तो ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। भाई ये फैलता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जिसको होता है फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो अपन देखते हैं। भैया कैंसर का ट्रीटमेंट, पहली बात तो ये है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, ध्यान समझना, कैंसर ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द टाइप। भैया किस टाइप का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है, वो किस स्टेज में है, लोकेशन कहां है उसकी, मतलब भाई ट्यूमर जो बना है या कैंसर है वो कहां है, ओवरऑल उसकी हेल्थ पर्सन की कैसी है जिसको वो कैंसर है, उस पेशेंट को देखना पड़ेगा। ब्लो आर द मेन टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, इसके कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं जो जैसे कि सर्जरी। अगर भैया अगर उसको ट्यूमर कैंसर है, ध्यान समझना, यदि उसको कैंसर ट्यूमर है बॉडी में कोई ट्यूमर बना है जो कि कैंसर का कारण होता है, उसको रिमूवल सर्जरी के द्वारा उसको हटाया जाता है ना। तो उस लोकेशन से, जिस लोकेशन पर वो ट्यूमर है उसको वहां से हटाया जाता है मेन बॉडी से सर्जरी के माध्यम से। दूसरा रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। भाई कैसे कि यूज हाई एनर्जी रेडिएशन, भाई रेडिएशन जो कि एक्सरे रे होती है वो क्या करती है, जिस जगह पर कैंसर सेल है, जिस जगह पर कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है वो हाई एनर्जी रेडिएशन, है ना। और इसमें क्या होता है, बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया पर ही जो जहां पर कैंसर सेल्स हैं उसी को टारगेट किया जाता है इसके द्वारा और उसको खत्म किया जाता है। उसके बाद अगली ट्रीटमेंट भी तरीका, अगला कैंसर के लिए केमोथेरेपी। केमोथेरेपी कैसे भाई, इसमें क्या होता है, ड्रग्स का यूज किया जाता है, मतलब उस जिसको कैंसर है उसको ड्रग्स दिए जाते हैं, मतलब मेडिसिन दी जाती है जो कि क्या करती है, उस कैंसर सेल को मार देती है, किल कैंसर सेल्स, और या फिर मार देगी या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। वो ड्रग्स उस कैंसर सेल को या तो मार देगा या उसकी ग्रोथ को रोक देगा, ये केमोथेरेपी कहलाती है। ओके बेटा, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब देखो बेटा, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम भैया हर बीमारी से लड़ने के लिए होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है मतलब वो बीमारी से लड़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो बूस्ट और मैनिपुलेट्स द बॉडी इम्यून
सिस्टम टू फाइट कैंसर। यदि हमारे इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट कर दे, बूस्ट डोज दे दे, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे, मान लो जिस पर्सन को कैंसर है, अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दे, मैनिपुलेट कर दे, बूस्ट कर दे, ताकि वो फाइट कर सके, किसके द्वारा? कैंसर सेल से फाइट कर सके, है ना। तो इस तरीके से हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? मोनोक्लोनिंग की जाती है, एंटीबॉडीज की मोनोक्लोनिंग की जाती है। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब यह है भैया कि इसमें होता क्या है कि टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और जीन इन्वॉल्व इन कैंसर ग्रोथ। कैंसर ग्रोथ में एक विशेष टाइप के जीन और मॉलिक्यूल्स के द्वारा टारगेट किया जाता है। ओके। हार्मोन थेरेपी, यूज ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स का यूज किया जाता है जो कि सेंसिटिव हो कैंसर के लिए, लाइक ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर, है ना। उसके लिए हम कुछ हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्मोन्स क्या कर सकते हैं? ये कैंसर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं ब्लॉकिंग हार्मोन्स के रूप। ओके। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ये एक्चुअली में ब्लड कैंसर होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें क्या किया जाता है कि हम हमारे जो बोन मेरो है, जिस पर्सन का जिसको ब्लड कैंसर है, उसका बोन मेरो अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द हेल्थ स्टेम सेल। स्टेम सेल के द्वारा, स्टेम सेल की हेल्प से उसको क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि यूज्ड फॉर ब्लड रिलेटेड कैंसर। ये उस बीमारी में मतलब उस पर्सन के लिए होता है जिसको ब्लड कैंसर है। एग्जाम में ल्यूकेमिया या लिम्फोमा जैसे कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो ये हो गया स्टेम सेल। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज ए स्टोन। स्टोन एक प्रोटीन होता है जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। याद रखिएगा ये क्या काम करता है भाई? पैकेजिंग। पहले तो डीएनए पैकेजिंग करने का काम करता है। देखो हम डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, लेंथ में तो बहुत लंबा होता है, और न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है। भाई न्यूक्लियस में हम सीधा डीएनए को नहीं रख सकते ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग करने में, डीएनए को पैकेजिंग करने में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रखने में मेन रोल प्ले करता है स्टोन प्रोटीन। तो पैकेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा, दे आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ क्रोमेटिन एंड इन्फ्लुएंस जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन में और पैकेजिंग में स्टोन प्रोटीन का मेन रोल होता है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसका काम क्या है। ये मैंने अभी काम बताया था भैया, स्टोन प्रोटीन का काम क्या है? ये डीएनए पैकेजिंग करने में हेल्प करता है और जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। ध्यान से इसको अच्छे से देख लो, आपको मैं रख देता हूं सामने, है ना। तो डीएनए की पैकेजिंग करना और डीएनए को रेगुलेशन करने में इसका मेन रोल होता है। राइट नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन। भैया नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए में, दोनों में होते हैं। डीएनए और आरएनए में लगभग सब सेम ही होते हैं, बस एक ही होता है, आरएनए में चेंज हो जाता है। आरएनए में किसकी जगह बेटा? थायमिन की जगह, थायमिन की जगह डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी तो सब कॉमन है। एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा आरएनए में। बस थायमिन की जगह आरएनए में क्या आ जाएगा बेटा? यूरेसिल आ जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन? आरएनए डीएनए में बस ये डिफरेंस है कि आरएनए कंटेन्स यूरेसिल इंस्टेड फॉर ऑफ द थायमिन फाउंड इन डीएनए। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद व्हाट इज ए पेडिग्री एनालाइज। पेडिग्री एक ऐसा चार्ट है बेटा, भाई जेनेटिक का ऐसा चार्ट है, ध्यान समझो कि पेडिग्री एनालाइज इज अ जेनेटिक टूल्स यूज्ड टू स्टडी टू इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स, जेनेटिक कंडीशन और डिसीज अक्रॉस मल्टीपल जीन जनरेशन विद इन अ फैमिली। भैया पेडिग्री एक ऐसा एनालिसिस टूल है, इसके द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं किसमें? इनहेरिटेंस पेरेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स, जेनेटिक कंडीशन, डिसीज, मल्टीपल जनरेशन, एक से दूसरी जनरेशन तैयार होना, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम जिस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको पेडिग्री टूल्स कहते हैं। इसमें हम इस पेडिग्री चार्ट का जो चार्ट बनता है, इसमें विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेड किया जाता है। भैया हम आपको बता दें कि इससे हम किसी भी फैमिली रिलेशन के बारे में उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके कौन से कैरेक्टर, इस फैमिली के कैरेक्टर्स एब्सेंट है, कौन से प्रेजेंट है, इस पेडिग्री चार्ट के द्वारा एनालाइज करके बता सकते हैं। ओके बेटा, और भी आगे इसके बारे में लिखा है कि इसका हम इस्तेमाल कहां करते हैं, क्या पर्पस है पेडिग्री चार्ट का एनालाइज करने का। तो भैया डिटरमाइन हाउ ट्रेट और डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंकेज जैसे कुछ ऐसे ट्रेट के इनहेरिटेड के बारे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। ओके बेटा, तो आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बायोलॉजी का सैंपल पेपर के 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। हम अगले वीडियो में इसके आगे वाले ये वो क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करेगा। ओके, थैंक यू।